जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो, जी सर, हो रही है। चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मेरा गला खराब है। जी मैडम। लेकिन लेकिन सर मैं ये 159 की कमेंट्री पढ़ रही थी, इसमें थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन हो गई है सर। इसमें ये है कि अगर ए जो है वो बी को नोटिस देता है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और बी जो है बी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, और फिर ए जो है, ए वो डॉक्यूमेंट से एक्वेंटेंस उसको हो जाती है, वो सारे कंटेंट्स पढ़ लेता है, ठीक है। तो फिर बी जो है, बी जिसको कहा गया था कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट ले आए, ठीक है, तो वो ए को कंपेल कर सकता है कि वो इसको एविडेंस के तौर पर पेश करे, ठीक है। यानी इसमें कहा गया है कि इन अदर वर्ड्स, यानी ए बाउंड नहीं है उसको एविडेंस के तौर पर पेश करने को, वो तब होगा अगर बी यानी बी उसको कंपेल करेगा, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स के production of a document upon notice does not make it evidence in the case, ठीक है, कि अगर ए जो है वो बी को कहता है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाजमन एक शहादत बन गई है, ठीक है, unless the party calling for it inspects it so as to become acquainted with its contents, ठीक है। अगर ए जो है उसको एक्वेंटेंस हो जाए, ठीक है, फिर जो है बी उसको कंपेल कर सकता है कि भाई अभी तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो तुम इसको एज एविडेंस जो है वो कंपेल कर सकता है, इसको एज एविडेंस पेश करो, ठीक है। और इसमें एक और चीज भी है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो उसको फेलियर हो जाती है कि प्लेंटिफ को वो नोटिस नहीं दे नोटिस सकता, तो फिर नहीं देता, हाँ, तो उसकी वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। जी, तो फिर हाई कोर्ट डिक्लाइन टू कंपेल और डायरेक्ट द प्लेंटिफ to produce the documents at the motion of the defendant in circumstances. तो फिर हाई कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को कंपेल नहीं कर सकता कि भाई तुम डिफेंडेंट को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी मैडम, आप क्या आपके व्यूज क्या हैं? 159 तक क्या व्यूज हैं आपके? सर मैं अभी 159 ही देख रही थी। पढ़ें आप इस मैंने तो 159 को पढ़ें, आप बेयर एक्ट की वर्डिंग पढ़ें, 159 की आर्टिकल पढ़ें, ऊंचा पढ़ें, सर या किसी और से 159 में पढ़वा ये दें। सर 159 में ये समझू ना कि when a party calls for a document, ठीक है, अब नाजगुल साहबा एक डॉक्यूमेंट मंगवा रही हैं, ठीक है, ठीक है, which he has given the other party notice to produce. हाँ जी। अब आपने नोटिस भी कहा दिया अक्सा साहबा को, नोटिस डॉक्यूमेंट भी अक्सा साहबा के पास है, and such document is produced and inspected by the party calling for its production. अब नाजगुल साहबा के पास डॉक्यूमेंट आ गया, नाजगुल साहबा ने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट भी कर लिया है, इंस्पेक्ट कर लिया है, ठीक है, हम्म he is bound to give it as evidence, ठीक है। अब बताएं आप कि वो बाउंड है उसको एविडेंस के तौर, यानी उसने इंस्पेक्शन कर ली, ठीक है, अब वो बाउंड है इसको एविडेंस के तौर पर देने के लिए if the party producing it requires him to do so. अगर वो इस पार्टी को नोटिस दिया गया था और जिसने उसको लाके दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर
वो ये चाहता है कि भाई आप अब इसको एविडेंस के तौर पर पेश करें तब। अब आपको बाउंड किया जा रहा है या अक्सा साहब को बाउंड किया जा रहा है? जी नासिर साहब, आपको क्या समझ आई है? नासिर गुंदल साहब। अक्सर सर इसमें मुझे ये समझ आई है कि मैडम नाज़गुल ने जो मैडम अक्सा को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कहा है और मैडम अक्सा ने प्रोड्यूस कर दिया है और मैडम नाज़गुल ने इंस्पेक्ट भी कर लिया है डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है। अब मैडम अक्सा अगर बाउंड करेंगी मैडम नाज़गुल को कि इसको एज एविडेंस पेश करें तो तब वो बाउंड होगी, अदरवाइज अगर वो मैडम अक्सा बाउंड नहीं करती तो फिर वो बाउंड नहीं होंगी। जी, यानी महज प्रोडक्शन देने से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस नहीं बन जाता। जिसको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हो अगर वो उसको इंस्पेक्ट कर ले तो फिर अदर पार्टी जो है वो उसको बाउंड कर सकती है कि भाई अब आप इसको एज एविडेंस पेश करें। मतलब जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट बुलवाया है, ठीक है, उसको ही मतलब उसको बाउंड कर सकते हैं कि आप इसमें इसको डॉक्यूमेंट को मतलब एज एविडेंस प्रोड्यूस करें इसको, ऐसे कह रही हैं? सर वो ये लास्ट लाइन है ना, इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्स हिम टू डू, मतलब जो पार्टी प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस कर रही है वो रिक्वायर करती है कि आप बाउंड है अब इसको एज एविडेंस पेश करें। अगर आपने वो ये बाउंड पढ़ करती लिया है है आप जी, आपने क्वेंटेंस कर लिए, अब आप इस तरह करें कि इसको शहादत के तौर पर भी पेश करें कि हमने आपको दे दिया, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमने जो स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि जैसे वकास साहब है, वकास साहब को कहा गया, वकास साहब ने नासिर साहब को कहा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक हो गया। तो वकास साहब को पास डॉक्यूमेंट आ गया, नासिर साहब ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया और नासिर साहब फिर जो है ना वो वकास साहब को कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप एविडेंस में पेश करें, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस पेश करेंगे। ऐसे ही है जी सर। हाँ, ऐसे ही है मैडम, सही है। आपका कंसेप्ट ठीक है नाज़ुल साहब। यानी सर वो जो सबूत सर जमा कराएगा वो जो मांग रहा था वो पाबंद होगा सर जमा कराने का एविडेंस? हाँ हाँ जी, वही पाबंद होगा। जिसने जमा जिसने कहा कॉल गया किया है, था, जिसने कहा कि डॉक्यूमेंट ये पेश करें, ठीक हो गया, और डॉक्यूमेंट उसके पास आ जाता है, तो फिर जो बंदा जिसने डॉक्यूमेंट पेश किया है वो कह सकता है कि ये इसको आप एविडेंस में जमा करवा दें, तो अगला बंदा जिसने कॉल करवाया वो बाउंड होगा उसको पेश करने का। ठीक हो गया, ये था आपका 159। आगे है जी सर ये लास्ट सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा, मतलब कौन बाउंड है कि वो उसको एज एन एविडेंस दे? मैडम इस पे जो पार्टी प्रोड्यूसिंग है, सर एक मिनट सर मैं जो बताती हूँ, डॉक्यूमेंट जिसने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो ही कहेगी। मतलब आप देखें ना कि नाज़ुल साहबा ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर मतलब कहा है कि अक्सर साहबा को कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दें। अभी डॉक्यूमेंट आ गया कोर्ट के पास, कोर्ट में मतलब नाज़ुल साहबा ने देख लिया है। अब कॉलिंग पार्टी कौन है? नाज़ुल साहबा है, ठीक है। जी। अब इनके पास डॉक्यूमेंट आ गया, कोर्ट इसकी इन्होंने देख भी लिया है, तो फिर जो डॉक्यूमेंट जो पार्टी प्रोड्यूस कर रही है वो कह सकती है कि आप इसको एविडेंस में जमा करवाएं, तो वो प्रोड्यूस भी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नाज़ुल साहबा बाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस भी करेंगी एविडेंस में। मतलब सिंपली यही है कि कंसेप्ट भी यही है कि जो डॉक्यूमेंट कोई जरूरी डॉक्यूमेंट को कॉल किया जाता है और जब वो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो वो उसको एविडेंस का हिस्सा भी बनाना होता है। ऐसे कोर्ट का टाइम नहीं ज़ाया करना होता कि आप कोई डॉक्यूमेंट मंगवा लें और कहें कि नहीं बस कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, ये था हमारा 159। हाँ जी 159। आगे कहता है जी, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन विच ही इज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। अब एक डॉक्यूमेंट जिसके नोटिस किया गया है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। कहता है व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज नोटिस टू प्रोड्यूस। अब अक्सा साहबा को नोटिस किया गया, वो अक्सा साहबा ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं किया। ही कैन नॉट आफ्टर यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी और अदर ऑफ कोर्ट। अब वो डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसकी पार्टी के पास था वो उसने कोर्ट में
प्रोड्यूस नहीं किया, कोर्ट उसको कहती है कि आप प्रोड्यूस करें, नहीं किया, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कोर्ट कंसेंट ना दे या दूसरी पार्टी कंसेंट ना दे। दोनों सूरतों में हो सकता है। आ गया समझ? तो ये 159 का काउंटर पार्ट है। नहीं, उसकी फर्दरेंस कह सकते हैं हम। 159 की फर्दरेंस है कि एक पहले तो 159 में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नोटिस देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आ जाता है। यहाँ 160 में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। तो जिस पार्टी के पास वो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोड्यूस नहीं करती, तो बाद में उसको वो दोबारा दे ही नहीं सकती। सपोज के सर अब लास्ट एक पार्टी के पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, तो बाद में वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवा सकती। ये कह रहा है 159 160। जी सर, लास्ट लाइन यही कह रही है ना कि फिर जिस पार्टी ने उसको कहा था कि प्रोड्यूस करो, तो फिर वो उसके कंसेंट के बगैर वो पेश नहीं हाँ, करेगी नहीं बात। करेगी। इट्स लाइक अ काउंटर। हाँ जी, अब अक्सर साहबा ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, तो फिर बाद में नाजवल साहबा की मर्जी के बगैर, इजाज़त के बगैर वो नहीं जमा करवाएगी, या कोर्ट की इजाज़त, दोनों, मतलब एडवांस पार्टी की इजाज़त के साथ। और वो पीछे हमने एक पढ़ा भी है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट आपको कॉल करती है, बुलाती है, आप के जमा करवाएं, अब वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते, तो बाद में कोर्ट वो आप उस टाइम बाद में नहीं जमा करवा सकते अगर कोर्ट इजाज़त नहीं देती। इस तरह ये सीपीसी में भी एक प्रोविजन है। ठीक हो गया? सीपीसी में भी एक प्रोविजन है। ये था आपका 160। सर अगर वो प्रोड्यूस मेरा सवाल है, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करती तो वो वैसे फेवर में जा रहा है, मतलब जो उसको प्रोड्यूस करवाना चाहती है, जिसने नोटिस दिया है, तो ना प्रोड्यूस करने की वजह से लॉस तो उसे होगा ना जो प्रोड्यूस करवाना चाह रही है, मतलब एविडेंस तो उसके जो फेवर में अगर नहीं करती तो कोर्ट इनको कह सकती है, प्लेंटिफ को, कि आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे दें। सेकेंडरी एविडेंस मांग सही सकती हो, है कोर्ट। मतलब उस चीज का आज फिर उनको मिल जाएगा हाँ जो प्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। हाँ जी, ठीक हो गया। और आगे एक प्रिजम्पशन भी है। प्रिजम्पशन क्या है? अब आपकी प्रिजम्पशन ये होगी 129 मतलब एच जो है, ठीक है, सॉरी एच नहीं, जी, 129 जी। उसमें प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे अक्सर साहबा को कहा गया कि आप नोटे एक डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाती, तो कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम करना है कि ये डॉक्यूमेंट इनके अगेंस्ट जाना था, इनके अनफेवरेबल था, इसलिए इन्होंने जमा नहीं करवाया। ठीक हो गया। और जो प्लेंटिफ है, जो मंगवा रहा था, उसको कह दे कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे दें। ठीक हो गया। आगे कहता है जी, व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट व्हिच ही हैज। सर मेरा क्वेश्चन है सर, इधर एक सर, अगर उस पे सर उसका सेकेंडरी एविडेंस भी ना हो तो फिर वो उसको लॉस होगा जो नहीं पेश करेगी पार्टी। सेकेंडरी अगर हो ही ना, हैं? अगर सेकेंडरी एविडेंस सर हो ही ना, उस सूरत में फिर क्या सर होगा? देखिए ना कि आपने वकार साहब, आपने नासिर साहब के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, जी सर। आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, आप कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जो है वो मतलब नासिर साहब के पास है, पेश नहीं कर रहे, या वो जो ओरिजिनल है वो लास्ट हो गया है, या वो सही मिल ही नहीं रहा, प्राइमरी एविडेंस नहीं अवेल, ठीक है, तो सेकेंडरी क्या है, उसकी कॉपी होगी। ठीक है, ठीक है सर। अगर कॉपी नहीं है तो फिर आप आप ऑन ओथ भी आगे कह सकते हैं, और जो मार्जिनल विटनेसेस हैं वो भी आके कुछ कहेंगे कि हाँ जी ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो चलो सकता कि ठीक। एट ए टाइम सारा, मतलब नासिर साहब भी गुजर जाएं, आप भी चले जाएं, या बाकी आपके विटनेसेस जो हैं वो भी ना हो। विटनेसेस। हाँ, या ठीक जो जहाँ से आपने कोई स्टाम्प वगैरह खरीदा है वो भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक का है, एविडेंस भी होगा सर वो। हाँ जी, मतलब कुछ ना कुछ पेश किया जा सकता है अगर वो हाँ ना भी हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। जो उसके ठीक। अलावा जो अलाजी करता है वही प्रूव करता है। आप अलाजी कर रहे हैं तो आप प्रूव करेंगे। 117 आर्टिकल ठीक। 117 भी यही कहता है कि ही हु अलाइज मस्ट प्रूव इट। ठीक हो गया, तो आपने प्रूव करना है। ठीक। कोर्ट ने ऐसे नहीं ठीक है सर। मतलब आपको दे देना कि कोर्ट ने को, तो आपने कुछ न कुछ देंगे तो फिर ही आपको कोर्ट कुछ देगी। सही है। ठीक हो गया। आगे है जी ठीक है सर। आपका 160 कहता है यूज एज एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन मैंने रिफ्यूज्ड। अब वो इसकी अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो फिर आगे चल देंगे हम। ठीक है,
कहता है ए सू सी ऑन एग्रीमेंट एंड गिव्स बी। कहता है ए ने डॉक्यूमेंट एक दावा किया है, अली ने दावा किया है सी के साथ, एंड ऑन एग्रीमेंट एंड गिव्स बी नोटिस टू प्रोड्यूस। अब बी को कहा गया कि आप नोटिस ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब बी को कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। ए गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट कंटेंट्स। ए सेकेंडरी एविडेंस दे देता है। बी सीक टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कंट्राडिक्ट सेकेंडरी एविडेंस और इन ऑर्डर टू शो द एग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड। ही कैन नॉट डू। अब कहता है कि देखें कि ए ने दावा किया है सी के ऊपर, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो असल डॉक्यूमेंट है वो बी के पास है। ए ने बी पे दावा किया सर, यहाँ पे सी नहीं बी आएगा। ये बी है। अच्छा बी, जी सर, बी देख लेते हैं, बनता भी बी है, सही कह रहे हैं आप। जी सर, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास भी बुक है। मेरे पास जो बुक है सर बी है। हाँ ए बी है, बी है, बी है। हाँ यही है कि आपने देखे ना कि अब मैडम अक्सर नाजवल साहबा ने दावा किया है अक्सर साहबा के खिलाफ। अब अक्सर साहबा को कहा कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, अब वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ओरिजिनल जो एग्रीमेंट टू सेल है वो प्रोड्यूस नहीं करती। बाद में कोर्ट उनको कह देती है चलें जी आप सेकेंडरी एविडेंस दे दें। सेकेंडरी एविडेंस देती है नाजवल साहबा, तो वो अक्सर साहबा को लगता है कि ये सेकेंडरी एविडेंस तो एज पर एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, तो कोर्ट को कहेगी कि ये जो नाजवल साहबा झूठ बोल रही है, तो ये ऐसा नहीं है, असल में डॉक्यूमेंट में तो कुछ और है, मेरे पास असल डॉक्यूमेंट है, मैं प्रोड्यूस करता हूँ। फिर कोर्ट कहेगी नहीं, आपको पहले कहा गया था, आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तो अब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक हो गया, अब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आ गया जी 161। सर ये नॉट स्टैम्प के सर क्या इशू है? सर वो नॉट मैडम के स्टैम्प मैसेज होता है आया, कि मैडम रोहा का। नॉट स्टैंडिंग का मतलब ये कि नॉट सब के अब डॉक्यूमेंट था चलान सर वो तो सर एक लगना था 1250 का मतलब और जो था वो दूसरा अटेस्टेड नहीं था सर, वो तो ठीक है सर। इधर सर या जो यूज है सर इसलिए क्या है? स्टैम्प्ड का मतलब है कि उस पर प्रॉपर फीस नहीं लगी गई। जैसे कि आजकल वो कहते हैं कि आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो 1200 वाले चलान पे होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका चलान जो स्टाम्प जो है वो 100 का स्टाम्प है, तो वो प्रॉपर स्टाम्प नहीं है, तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि वो प्रॉपर स्टाम्प नहीं है, तो वो उसकी भी प्ली नहीं ले सकती। प्रॉपर स्टाम्प से मुराद वो उस पर जो प्रॉपर फीस को जो एक प्रेस्क्राइब्ड फी है वो नहीं मतलब लगी गई। सर पीछे में सर ये भी तो पड़ा है सर, फीस अगर नहीं भरते पूरी तो सर बाद में फीस भर के तब सर अपना आपको जमा होगा सर, केस फुट होगा। ये आपका कोर्ट फीस में बताया गया कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 ऐसे कोर्ट फीस एक्ट का कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपका प्रॉपर फीस नहीं लगी हुई, तो कोर्ट उस टाइम तक नहीं लेगी जब तक उस पर कोर्ट फीस नहीं लगाई जाए। ठीक है, फिर आपका सेक्शन टू सेक्शन ये वेरी करते रहते हैं। इसी तरह अब हमने देखा है कि उसको जो CNSA है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसकी सेक्शन 30 में की जो लास्ट प्रोवाइजो है, फोर्थ प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो है, उसमें ये बताया गया कि अगर डॉक्यूमेंट आपका स्टैम्प नहीं भी है तो फिर भी उस डॉक्यूमेंट को लिया जाएगा और उसको उस पे उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, चाहे प्रॉपर स्टैम्प भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये है आपका 160। अब 161 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका एक हथियार है कोर्ट के पास के जो उसको बेलगाम इस्तेमाल कर सकती है 160 को, और करती भी है कोर्ट। जो कोर्ट को इस सेक्शन के तहत कोई भी क्वेश्चन कर सकती है कोर्ट, किसी भी स्टेज पे कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, किसी भी स्टेज पे मंगवा सकती है, वो चाहे डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, क्वेश्चन रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, प्रॉपर पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है नहीं, या कोई थर्ड पर्सन को भी कह सकती है। ये इसको अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें ये क्लियर होंगी। कहता है जजेस पावर,
टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। ठीक है, अब जज की पावर है कि वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे क्वेश्चन कर सकता है। कहता है द जज में in order to discover or obtain the proof of relevant facts। अब ये पर्पस क्या है? पर्पस आपका यही है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे को 161 का पर्पस क्या है, तो आपने यही कहना है कि इसका मकसद यही है कि टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट्स का प्रॉपर प्रूफ हासिल करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर प्रूफ हासिल करने के लिए रेलिवेंट फैक्ट्स का आप 61 का इस्तेमाल होता है। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लेसेस इन एनी फॉर्म at any time of any witness or the parties about any fact relevant or irrelevant। ठीक हो गया। अब ये देखें कितनी उसको कह रहा है कि आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लेसेस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव या सवालिया में, या किसी भी फॉर्म में पूछ सकती है। ठीक है, किसी भी कंटेक्स्ट में पूछ सकती है एट एनी स्टेज, किसी भी टाइम, मतलब आपका वो मतलब आप सूट फाइल हुआ है, फाइलें समन के दौरान कर सकती है, या आपके रिटर्न स्टेटमेंट के दौरान कर सकती है, या आपके वो इश्यूज फ्रेम करने से पहले कर सकती है, इश्यू फ्रेम करने के दौरान कर सकती है, एविडेंस के दौरान कर सकती है, आर्गूमेंट्स के दौरान से कर सकती है, फाइनल आर्गूमेंट्स के दौरान कर सकती है, किसी भी टाइम पूछ सकती है ऑफ एनी विटनेस, किसी भी विटनेस से, ऑफ दी पार्टीज, किसी भी पार्टी के किसी विटनेस से, अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इररेलेवेंट। अब ये देखें ये कितनी पावर दे रहा है कोर्ट को। ऐसा कोई काउंसिल के लिए नहीं है। काउंसिल को कहा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन इनमें, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए, एग्जामिनेशन में आपके तीनों चीज़ आ जाते हैं, चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन। उसमें आपने क्वेश्चन पूछना है तो फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। आर्टिकल 18 भी हमारा यही कहता है कि आपकी एविडेंस जो होगी वो रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू पे होगी। यहाँ पे कोर्ट के पास कितनी पावर है कि वो किसी भी टाइम, किसी भी विटनेस से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज पे कोई भी क्वेश्चन कर सकती है ऑफ एनी फैक्ट और फैक्ट रेलिवेंट और इरेलीवेंट। अब फैक्ट वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, कोर्ट पूछ सकती है। एंड में, अब यहाँ तक वो फैक्ट्स की बात थी, मतलब वो ओरल एविडेंस थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट और थिंग, डॉक्यूमेंट और थिंग। और थिंग में से कह सकते हैं किसी को पार्टी को कह सकते हैं जो आपने जो रिकवरी किया वो कोर्ट में ले आए, जो पिस्टल रिकवर किया वो कोर्ट में ले आए, जो कैश आपने वो पोजेशन में लिया था उस अकरेंस प्लेस पे डकैती के दौरान वो कोर्ट में ले आए। ठीक है, जो मोबाइल आपने लिया था वो कोर्ट में ले आए। ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग एंड नाइदर द पार्टी, यहाँ तक ये कोर्ट का था। ठीक है, ये कोर्ट का था कि यहाँ तक उन्होंने सिंपली यही कहा कि आप कोर्ट जो है फैक्ट्स के प्रूव करने के लिए, जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए कोर्ट किसी भी टाइम, किसी भी फॉर्म में, किसी भी विटनेस से, किसी भी प्लेस पे, कोई किसी भी स्टेज के दौरान कोई भी क्वेश्चन कर सकती है, वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, और उनको कह सकती है कि आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग प्रोड्यूस करें। यहाँ तक एक बात थी कोर्ट के ऑर्डर की। दूसरा क्या है, नाइदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर। अब कोई पार्टी या उसका एजेंट को पास कोई हक नहीं है कि वो उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करे और ऑर्डर, nor without leave of court to cross examine any witness upon any answer in reply to such answer। अब दूसरी पार्टी के पास ये भी नहीं है कि आप उससे कोई जो क्वेश्चन किया गया है उस पर क्रॉस भी कर सके। जैसे कि आप एक प्लेंटिव से कोर्ट पूछ लेते हैं कि जी आपने जी 10 लाख दे दिया था, वो कहता 10 लाख दे दिया था, वो कहता है हाँ दे दिया था, तो
यहाँ पे दूसरा कौंसल जो अपोनेंट कौंसल है वो कहे कि जी मैं इस पे क्रॉस करना चाहता हूँ कि ये उसने 10,000 तो नहीं 10 लाख नहीं दिया था, मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। कोर्ट कहेगी कि नहीं, आपके पास कोई राइट नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है, मैंने कर लिया। ठीक हो गया। नॉट विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इजाजत के बगैर। अगर कोर्ट इजाजत देती है तो क्रॉस कर सकता है, नहीं तो कोर्ट इजाजत नहीं देती तो क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। ये था आपका 161 को आप दो पार्ट्स में बना लें। एक में वो बताया गया कि कोर्ट जो है किसी भी वक्त किसी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है जो कि उसको मुनासिब लगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी विटनेस पे हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो चाहे रेलिवेंट फैक्ट पे है या इरेलीवेंट फैक्ट पे है। दूसरा क्या कहता है, कहता है कि कोई पार्टी इंटाइटल नहीं, पार्टी या एजेंट इंटाइटल नहीं है कि उस पे कोई ऑब्जेक्शन लगाए कि आप ये नहीं पूछ सकते, और ना ही दूसरी पार्टी किसी को इजाजत होगी कि उस पे आप क्रॉस करें। लेकिन इसकी दो प्रोवाइजो हैं। क्या है जी? प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट एंड डुअली प्रूव्ड। ठीक हो गया। लेकिन वो कहता है कि जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन facts declared by this order to be relevant and duly proved। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोवाइजो जो लगा रहा है वो उसकी एक्सेप्शन है। ठीक है। कहता है कि इस पे दो तीन एक्सेप्शन है। ठीक है। उस पे एक तो कहा गया कि आपका जो मतलब फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट होने चाहिए और डुअली प्रूव्ड होने चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है द प्रोवाइडेड आल्सो दैट दिस आर्टिकल शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन or to produce any document which such document would be entitled to refused under article 414। जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है, कोर्ट उस पे शेल का वर्ड इस्तेमाल कर रही है। दिस ऑर्डर शेल नॉट ऑथराइज, मतलब कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो 4 से 14 में जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं वो उनको कॉल करे। ठीक है। इफ क्वेश्चन वर आस्क्ड और डॉक्यूमेंट और called by adverse party, nor shall judge ask any such question. It would be improper for any person asked under Article 143 to 144, nor shall dispense the primary evidence of any such document except in cases here and before accepted। ठीक हो गया। अब 143 144 में यही बताया गया कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो रेलिवेंट फैक्ट्स पे होगा जिसकी आप कोई रीजन देंगे। ठीक है। कोई 143 में आपको 53 में बताया 143 में बताया गया कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चाहे रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, इसका फैसला कोर्ट ने करना है। और जो आपके प्रॉपर क्वेश्चन है वो रेलिवेंट है, जो इम्प्रॉपर क्वेश्चन है वो रेलिवेंट नहीं है। 144 में वो यही बताया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी क्वेश्चन है वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स पे नहीं है तो कोर्ट आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक हो गया। सिंपली जो दूसरी प्रोवाइजर है उसमें दो बातें की गई हैं। एक तो क्या गया कि आपके जो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप प्रोड्यूस ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कोई आप ना ही कह सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा हुआ कि कोई भी क्वेश्चन जो कि इम्प्रॉपर है कोर्ट ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी, या जो कोई विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स है कोर्ट ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी। ठीक हो गया। और तीसरा वो कह रहा है कि nor he shall dispense with primary evidence of document except in cases the judge shall not dispense with the primary evidence of any document accepted here and before provided। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट जो है ना कोई प्राइमरी एविडेंस की डिस्पेंसेशन भी नहीं दे सकती। ठीक हो गया। मतलब वो कोई सेकेंडरी एविडेंस भी इस तरह कोई नहीं मांगेगी। ठीक हो गया। जो कि आप अगर एक प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते तो उसकी कोर्ट के सेकेंडरी एविडेंस के नहीं। यहाँ पे जो तीन मेन एक्सेप्शन बताई गई है, पहला उसने भी बताया कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो 4 से 14 में फाल ना करता हो। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर ना हो और विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स वो ना होना चाहिए ना हो। और तीसरा वो बता रहा है कि वो आप कोर्ट जो है ना प्राइमरी एविडेंस को डिस्पेंस नहीं करेगी। ठीक हो गया। ये थे आपका कंसेप्ट।
161 में सिंपली यही बताया गया कि एक जज जो है वो किसी भी टाइम किसी भी विटनेस से किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक हो गया। और दूसरा वो बात की है उसने, 7 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं आपको नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद कहा गया कि आपके अगर एक क्वेश्चन पूछ लेती है तो कोई भी पार्टी उसका जवाब मतलब को पास कोई टाइटल इंटाइटलमेंट नहीं होगी, वो उसके पास हक नहीं होगा कि वो उसका जवाब ना दे, उसका जवाब ना दे। ठीक हो गया। और उसके बाद वो आगे बताया गया कि अगर एक मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है वो कोर्ट किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं होगी कि वो आपका मतलब जो को उसको जवाब ना दें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 2-3 एक्सेप्शन हैं, उसके बाद वो एक्सेप्शन बताया गया कि जो आपके जो कोर्ट की जजमेंट होगी, कोर्ट की मतलब जो कोर्ट ने देखना है कि ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है या नहीं है, वो कोर्ट की जजमेंट जो है वो भी बेस्ड करनी चाहिए कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। मतलब कोर्ट जज करेगी कि हाँ जी वो जैसे आपको कहा डैमेजेस का सूट है तो कोर्ट डैमेजेस के बारे में सूट फाइल करेगी। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है तो कोर्ट की जजमेंट यही होगी कि हाँ जी इनके पास एग्रीमेंट हुआ है या नहीं। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही कोर्ट फैसला करेगी। ये कह रहे कि जजमेंट कोर्ट की यही होनी चाहिए कि वो आपका जो आप क्वेश्चन कर रही है कोर्ट वो रेलिवेंट है और डोली प्रूव्ड है, ऐसे क्वेश्चन करेगी। आगे फिर प्रोवाइजो ये बताया गया कि कोर्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगी जो कि 4 से 14 में फाइल करता है। ठीक है। जैसे सेक्शन 8 है वो मुखबिर के बारे में कोई नहीं पूछ सकती कोर्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगी। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन एक सा इम्प्रॉपर क्वेश्चन है जो कि 143 में बताया गया या 144 में बताया गया कि कोई क्वेश्चन जो कि विद रीजनेबल कॉज वो भी नहीं पूछेगी। उसके बाद वो कहता है कि कोर्ट जो प्राइमरी एविडेंस की डिस्पेंसेशन नहीं देगी। मतलब आप प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट प्राइमरी मांगा है तो वो प्राइमरी देना पड़ेगा। ये था आपका 159। क्या समझ आई आपको 159 की? कोई क्वेश्चन हो आपका 159 का? वो सॉरी 161 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। सर ये जो लास्ट लाइन है, nor shall he dispense with primary evidence of any document except in the cases hereinbefore accepted। हाँ जी वो देखे ना कि पीछे वो बताया गया किसी भी प्राइमरी एविडेंस की वो डिस्पेंसेशन नहीं देगी। मतलब जैसे कि अब आपके पास प्राइमरी अवेलेबल है तो आपने प्राइमरी देनी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको डिस्पेंसेशन दे दे कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे दे। ठीक हो गया। लेकिन अगर इससे पहले कोई मतलब एक्सेप्शन दी गई है, जैसे कि 76 में एक्सेप्शन दी गई है, 76 के कोई आपके पास ग्राउंड है कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लास्ट है तो कोर्ट आपको प्राइमरी एविडेंस की डिस्पेंसेशन दे सकती है। मैडम जब हम हमारे पास कोर्ट में भी हम कोई रेट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं तो हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, प्राइमरी एविडेंस नहीं होती, ठीक है, अटेस्टेड कॉपी नहीं होती, तो फिर हम कोर्ट को भी एप्लीकेशन देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन देते हैं कि अभी हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, आप इस वक्त हमें डिस्पेंस कर दें, माफ़ी दे दें। ठीक है, तो हम बाद में दे देंगे। ठीक हो गया। तो ये भी ऐसी बात कर रहा है कि अगर प्राइमरी आपके पास नहीं है तो कोर्ट उसकी ऐसी सिचुएशन में कोई आपको प्राइमरी की डिस्पेंसेशन है वो उतनी देर तक नहीं देगी जब तक आपका वो पहले कहीं पे एक्सेप्शन नहीं दी गई। जैसे एक्सेप्शन 76 में है, 76 में है, तो आप वो एक्सेप्शन अवेल कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये यहाँ पे जज की मैडम बात आवाज कर आपकी रही है। बहुत शोर के साथ आ रही है, समझ नहीं आ रही, ऊंचा बोलें आप। सर मैं कह रही हूँ ये यहाँ पर जज की बात कर रहे हैं ना कि this article shall not authorize any judge। एक तो उन्होंने कहा है ना कि जज जो है ठीक है to produce any document
any document which such witness would be entitled, यानी privileged document के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? Under Article 4 to 14. If the question were asked or the document were called for by the adverse party, अच्छा, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person. फिर वो improper question की बात कर रहे हैं कि अगर 143 और 144 के अंडर जो questions आते हैं वो भी judge जो है वो नहीं पूछ सकता, ठीक है? Nor shall he dispense with primary evidence of any document. और वो प्राइमरी जो एविडेंस है किसी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, उसकी वो डिस्पेंसेशन भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड बिफोर एक्सेप्टेड. इसकी समझ नहीं आ रही है सर जो जज के बारे में ये कह रहे हैं. मैडम वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वही कह रहा है कि आपको एक लास्ट में जो कह रहा है कि एक तो आपको कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं होगी कि वो जो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है वो मंगवा ले. 4 से 14 में जो फाइल करते हैं वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट मंगवा लें ऐसा, या प्रिविलेज क्वेश्चन करे, क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप नहीं करेगी आपके कोई मतलब इसके स्टेट अफेयर्स से कोई इंटरेस्ट हो वो नहीं करेगी. उसके अलावा जो फ्रॉम वेंस मतलब सेक्शन 8 में है जो कि कहाँ से आपने खबर ली, मुखबर की इंफॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगी. 4 से 14 में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या क्वेश्चन हैं वो नहीं कर सकती कोर्ट. उसके अलावा कोई इम्प्रॉपर क्वेश्चन जो कि 143 में या 144 में बताया गया वो नहीं कर सकती. और जो डॉक्यूमेंट वो मांगती है कि आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आए तो आप ओरिजिनल करेंगे. उसकी सेकेंडरी एविडेंस के लिए भी कोर्ट आपको नहीं कहेगी कि आपको सेकेंडरी एविडेंस दें. हाँ, अगर वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है तो वो उस पर अप्लीकेशन दे सकती है आपको. ये उसकी एक्सेप्शन है. जी हाँ जी नासिर साहब. मैडम इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे तो बता दिया गया है, मतलब 76 में बता दिया गया है कि आप उन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं. हाँ. उनके अलावा मतलब कोर्ट ये नहीं कि आप डिस्पेंस कर सकती कि आप प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस दे दें. जो 76 में मतलब हेयर एंड आफ्टर एक्सपेक्ट बता दिया गया कि 76 में जो बता दी कंडीशन है उस कंडीशन में तो आप दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस. उसके अलावा कोर्ट खुद से नहीं अलाउ कर सकती, मतलब डिस्पेंस विद प्राइमरी एविडेंस नहीं कर सकती कि आप प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी मतलब प्रोड्यूस कर दें. तो वहाँ पे इन 76 के अलावा आपको प्राइमरी ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. हाँ जी ऐसा ही है. मतलब है जहाँ पे मतलब सर जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस देना होगा वहाँ पे कोर्ट भी बाउंड होगी कि वो प्राइमरी एविडेंस ही मांगेगी. हाँ एक्सेप्ट इन जो कि पहले उन्होंने कुछ बता दिया. हाँ 77 जो है 6. सर एक्सक्यूज मी, मैं लीव करके दोबारा प्लीज मुझे एंटर कर दें. कॉल आई थी उससे मेरा जो वॉल्यूम है वो लो हो गया है. चलें ठीक है मैडम, ठीक है.